हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज आपका जो है यहाँ पे वन दरोगा का जो सिलेबस है यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी पूरी करा दी है। ठीक है, सारे सिलेबस आपके करा दिए हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी से जितने भी आपके चैप्टर थे वो आपके चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया है। तो इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे एक दो चैप्टर, अगर आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं आप जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमको हमारे चैनल को जो है लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता है जो है हमने यहाँ पे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज का जो आपका चैप्टर होने वाला है आनुवंशिकता एवं जैव विकास पे रिलेटेड आपका जो है ये चैप्टर है। और ये आज जो है आपका बायो का यानी 10th की बायोलॉजी का आज जो है आपका आखिरी चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो दोस्तों वीडियो को अंत समय तक जरूर देखिए, इससे जो है आपके एग्जाम में कई हेल्प होगी और इस यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पहला आता है आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकता के अंतर्गत आता है आपका आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत पहला आता है आपका आनुवंशिकता और वंशागति। ठीक है, तो आनुवंशिकता देखते हैं तो विभिन्न लक्षणों एवं पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। ठीक है, तो ये आपका जो है आनुवंशिकता कहलाता है पहला। दूसरा आता है इसमें भिन्नता यानी विविधता। तो इसके अंतर्गत यह जो है आपका जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक जनक होता है यानी आपके जो है पेरेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं, और दूसरा आपका यहाँ पे जो आपके संतति होती है यानी संतान इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेरेंट्स से जब संतान की यहाँ पे जो है उत्पत्ति होगी तो इसमें जो है उनके लक्षणों में यहाँ पे असमानता की यह अवस्था होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो है ये दो टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शारीरिक कोशिका भिन्नता आती है। दूसरा आता है जेमेटिक वेरिएशन, तो इसके अंतर्गत जनन कोशिका भिन्नता। ठीक है, तो ये दोनों जो है तो पहले पढ़ते हैं शारीरिक कोशिका भिन्नता के अंतर्गत यह जो है शारीरिक कोशिका में आती है। ठीक है, तो यह जो है शारीरिक कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपकी जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं यानी इनमें जो है डीएनए यहाँ पे नहीं होता है। अगला आता है जैव विकास में जो है यह सहायक नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण जैसे आपके हो गए कानों में छेद करना। ठीक है, तो आप लोग हैं जैसे कोई लड़का है लड़की है कोई भी है, ठीक है, तो आपने अगर कानों में छेद किया है, कुंडल वगैरह पहना है, तो ये क्या है, ये तो वंशागति नहीं हो सकता है, आपके पेरेंट्स ने नहीं किए हों तो आपने जो है कानों में छेद कर दिए। जैसे कुत्तों की पूँछ काटना, कई लोग क्या कर देते हैं कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनकी पूँछ काट देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो कुत्ता है उसकी जो मदर होगी या फादर होगा उसकी पूँछ आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है, सभी कुत्तों की पूँछ होती है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, उपार्जित लक्षण के। नेक्स्ट आ जाता है जनन कोशिका विभिन्नता। तो इसके अंतर्गत यह जो है जनन कोशिका में आती है, यह जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो यह बेसिकली आपका जो है डीएनए के फॉर्म में होती है। अगला आता है जैव विकास में, यह आपकी सहायक होती है और इन्हें जो है आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षण बेसिकली वही होता है जो आपका जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके लक्षण जाते हैं उन्हीं को जो है आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। इसमें आता है आपका जैसे मानव के बालों का रंग। तो जो मानव है उसके बालों का रंग जैसे पेरेंट्स का होता है बेसिकली वैसा ही जो उसके चाइल्ड होते हैं उनका भी होता है। अगला आता है मानव के शरीर की लंबाई। तो देखते होंगे कई पेरेंट्स जो लंबे रहते हैं तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, या तो उनके दादाजी लंबे होंगे या तो उनके जो है दादी जी लंबी होंगी। तो बेसिकली उन्हीं से ये गुण आपके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, तो इन्हीं को जो है आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। अगला आता है जनन के दौरान जो है विभिन्नता का संचय। ठीक है, तो जनन के दौरान बेसिकली विभिन्नताओं का संचयन यहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो देखिए जनन द्वारा जो है पारिलाक्षित होती है, चाहे आपकी जो है अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो। तो अलैंगिक जनन की मैं पहले बात बता दूं, तो जो आपका अलैंगिक जनन होता है यह आपका जो है जैसे आपकी एक कोशिका है, ठीक है, जैसे अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है अपने आप जो है इसमें दो लैंगिक जनन नहीं होते हैं, ये एक ही अमीबा जो है यहाँ पे जब मेच्योर हो जाता है तो यह जो है दो पार्ट में आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो दो सेल इसके जो है डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे दो अमीबा बन जाते हैं। इसी प्रकार से ये जब मैच्योर हो जाएगा तो इसके भी यहाँ पे दो पार्टों में ये डिवाइड हो जाता है। तो इसी को जो है बेसिकली अलैंगिक जनन कहा जाता है। और इसमें जो है डीएनए की प्रतिकृति के समय जो है न्यून त्रुटियों के कारण यह जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आ जाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की बात करें, यह विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें जो है विविधता अधिक होती है,
क्रॉस संकरण द्वारा जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा ये जो है उत्परिवर्तित के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका विभिन्नता के लाभ। तो जो आपकी विभिन्नता होती है बेसिकली उसके क्या क्या लाभ होते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए पहला आता है इसमें प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को जो है विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उष्णता को सहन करने वाले, यानी जो गर्मी को सहन कर सकते हैं जो जीव, वो क्या होते हैं, वो गर्मी से अगर जहाँ जैसे कहीं पे गर्मी होती है और जो जीव गर्मी को सहन कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का यहाँ पे होता है। दूसरा आता है आपका पर्यावरण कारकों द्वारा जो है उत्तम परिवर्तन का चयन जो है जैव विकास प्रक्रम का आधार होता है। ठीक है, आधार बनाता है। तो जो आपका पर्यावरण के कारक होते हैं बेसिकली ये जो है जैव विकास के प्रक्रम का आधार बनाते हैं। जो पर्यावरण में बेसिकली कारक होते हैं, जो पर्यावरण टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, तो ये आपके जो है जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समिष्ट में पाए जाने वाले दो परिवर्तन है। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में ये भी बन सकता है कि जो आपके मानव समिष्ट में पाए जाने वाले दो परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो पहला आ जाएगा स्वतंत्र, दूसरा आएगा कर्णपाली। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला आ जाता है मेंडल का योगदान। तो जो आपके मेंडल थे ये आपके जो है महान वैज्ञानिक हुए थे। इन्हीं को जो है यहाँ पे आनुवंशिकी का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जो आपके मेंडल थे इन्होंने वंशागति के कुछ नियम यहाँ पे जो है प्रस्तुत किए थे, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मेंडल ने जो है आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मेंडल को है जैसा मैंने आपको बताया इनको जो है आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी यानी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तो जो आपके मेंडल थे इन्होंने जो है एक मटर के पौधे पे सर्वप्रथम ये आपका जो है यहाँ पे सर्वप्रथम इसका जो है यहाँ पे अध्ययन किया था मटर के पौधे का। ठीक है, तो मटर का पौधे ही इन्होंने क्यों लिया, तो मटर का पौधा इसलिए लिया क्योंकि इसका जो है जीवन काल आपका कम होता है। ठीक है, तो जीवन काल कम होगा तो क्या होगा, ये बेसिकली इस पे जो है डिटेल में अध्ययन कर पाएंगे। एक बार अध्ययन करेंगे, 2 बार 3 बार। अगर ये इसकी जगह किसी मानव पर अध्ययन करते तो मानव का जो है जीवन काल इतना लंबा होता है कि एक ही मानव पर अध्ययन करेंगे तो उस वैज्ञानिक का भी पूरा जीवन उसी में गुजर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने मटर का इसीलिए अध्ययन किया था। तो यहाँ पे देखते हैं लक्षण आपको दिए गए हैं। तो 7 विकल्पी यहाँ पे इन्होंने लक्षण लिए थे। ठीक है, 7 विकल्पों वाले लक्षण लिए थे और इनसे जो अध्ययन किया उसको यहाँ पे देखते हैं। पहला आता है लक्षण। तो जो आपके लक्षण थे ये इस प्रकार, और आपके जो प्रभावी विशेषक। ठीक है, तो जो आपके प्रभावी विशेषक की बात करें तो अगर जैसे आपका एक सिंपल सा बता देता हूँ मैं, जैसा आपका एक रेड कलर है यहाँ पे और एक आपका ब्लू कलर है। ठीक है, अगर जो है आप इन दोनों को मिलाते हो, अगर इसको और इसको मिलाने से अगर आपका जो है रेड कलर आपका दिखाई देता है तो आपका क्या होगा, ये वैसे तो दिखाई नहीं देता है लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। तो एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, अगर इन दोनों को मिलाएं, अगर आपका जो रेड कलर ही इसमें आता है तो ये रेड कलर जो है आपका यहाँ पे प्रभावी कहलाएगा। ठीक है, प्रभावी विशेषक कहलाएगा, और ब्लू कलर होगा ये जो है अप्रभावी विशेषक कहलाएगा। तो इन्होंने इसी प्रकार का यहाँ पे अध्ययन किया था, तो इस प्रकार से इन्होंने देखा। तो पहला अध्ययन जो इन्होंने किया बीज का आकार, तो बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, तो दोनों बीजों को लिया। तो जो आपका प्रभावी विशेषक था वो आपका जो है गोल बीज यहाँ पे था। दूसरा था बीज का रंग, तो इन्होंने कोई भी 2 बीज के रंग लिए यहाँ पे मटर के, एक था पीला एक था हरा, तो इसमें जो प्रभावी था वो आपका जो है पीला कलर था। तीसरा आता है फूल का रंग, तो फूल का रंग इन्होंने जो है यहाँ पे एक बैंगनी फूल लिया, एक आपका सफ़ेद फूल लिया। तो इसमें जो आपका यहाँ पे प्रभावी रंग था वो आपका जो है बैंगनी आपका जो है प्रभावी रंग था, जबकि सफ़ेद जो है अप्रभावी रंग था। ठीक है, तो इन्होंने जो है बैंगनी फूल भी लिया और सफ़ेद फूल भी लिया। तो इन दोनों को जब यहाँ पे मिलाया गया तो जो बैंगनी, इसके फलस्वरूप जो आपका उत्पादन हुआ वो आपका जो है बैंगनी कलर ही यहाँ पे उत्पादन हुआ। ठीक है, तो यही आपको समझना है। नेक्स्ट आता है फली का आकार। तो फली के आकार की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक फूली हुई फली ली और एक सिकुड़ी हुई फली ली। तो इससे जो निष्कर्ष निकला वो आपका जो है फूली हुई फली जो है आपकी अधिक प्रभावी होती है। तो ये आपके जो है 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया, 3 आगे पढ़ते हैं। अगला आता है फली का रंग। तो जो फली का रंग लिया था, एक हरा लिया एक पीला लिया। तो जो आपका प्रभावी फली का रंग था वो आपका जो है यहाँ पे हरा रंग था। ठीक है, अगला आता है पुष्प की स्थिति। तो जो आपकी पुष्प की स्थिति है यानी फूल की स्थिति, तो इसमें जो फूल की स्थिति थी एक तो अक्षीय थी। ठीक है, ये अक्षीय, ये अक्ष पर फूल है। दूसरा आता है अंत्य पर, यानी आपका जो है यहाँ ऊपर से टॉप में यहाँ पे फूल है। तो इनमें जो प्रभावी स्थिति थी वो आपकी जो है अक्षीय स्थिति आपकी जो है प्रभावी थी। अगला आता है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति जो आपकी थी
एक तो लंबा पुष्प था, ठीक है, लंबा पुष्प ये देख सकते हैं आप, लंबा हो गया, टॉल है। दूसरा आपका जो है बौना पुष्प यहाँ पे था, तो इसमें जो प्रभावी स्थिति आपकी आ रही थी वो आपकी जो है यहाँ पे लंबे पुष्प की आ रही थी, ठीक है। तो इसको जो है हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, चित्र जो है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विशेषज्ञों के साथ यहाँ पे जोड़े थे। अगला आता है मेंडल द्वारा जो है मटर के पौधे का चयन। तो मेंडल द्वारा बेसिकली मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया? मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। पहला आता है इसमें, मटर के पौधे जो है विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो मटर के पौधे होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के यहाँ पे जो है विकल्पी लक्षण इनमें जो है दिखाई दिए थे। दूसरा आता है इनका जीवन काल छोटा होता है, ठीक है। तो जो आपके मटर के पौधे हैं इनका जीवन काल छोटा होता है, तो इसलिए इसका अध्ययन करने में जो है इनको यहाँ पे वो नहीं हुआ, देरी नहीं लगी, ठीक है। तो जीवन काल छोटा होगा तो इसके एक वंश का वो किया, ठीक है, अध्ययन किया। इसके बाद जो इससे उत्पन्न आपका मटर होगा, दूसरा मटर, तो इसके वंश का अध्ययन किया। तो बेसिकली इस प्रकार से इन्होंने कई पीढ़ियों के मटर की पीढ़ियों के अध्ययन किए। अगला आता है सामान्यतः तो ये जो है स्वपरागकण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से जो है परागकण बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। तो जो आपका मटर का पौधा होता है ये एक ही पीढ़ी में अनेक बीज यहाँ पे उत्पन्न कर सकता है। तो यही जो है इसके कारण थे कि मेंडल द्वारा जो है यहाँ पे मटर का पौधा क्यों लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के 7 विपर्यास विशेषक, ठीक है। तो पहले आता है तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई एक लंबी, एक बौना लिया। फूल का रंग जो है एक बैंगनी लिया, एक सफ़ेद लिया। फूल की स्थिति एक अक्षीय, एक सत्य। फली का आकार एक फूला हुआ, एक सिकुड़ा हुआ। फली का रंग जो है हरा पीला। बीज का आकार गोल मुरझाया हुआ, या बीज का रंग जो है पीला हरा। तो इस प्रकार से ये आपके जो है 7 यहाँ पे विपर्यास विशेषक थे। आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है एकल संकरण। तो जो बेसिकली इन्होंने जो एकल संकरण कराया था, मोनो हाइब्रिड जिसको बोला जाता है, तो मटर के इन्होंने जो है 2 पौधों को, यानी एक जोड़ी जो आपके विकल्पी लक्षणों के मध्य जो है क्रॉस संकरण को जो है एकल संकर क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो आपका क्रॉस संकरण होता है इसको जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं। उदाहरण के लिए लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य इन्होंने संकरण कराया, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से किस प्रकार आपका जो है निष्कर्ष। तो देखिए इन्होंने जब एकल संकरण जो है, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, उनका जब एकल संकरण कराया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला आ गया आपके, ये आपका जो है लंबा पौधा के युग्मज हैं, ठीक है। आपके जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके टीटी जो है कोई लंबे पौधे के युग्मज हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके जो है कोई लंबा पौधा है उसके युग्मज टीटी हैं, और कोई आपका जो है बौना पौधा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बौना पौधा, यह हो गया आपका लंबा पौधा, ठीक है। तो इसके युग्मज टीटी है। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, जो इसका एक यहाँ से इसका एक टी ले लिया, ठीक है। इसका एक युग्मज से इसका एक ले लिया, और इसके युग्मज से भी दूसरा आपका यहाँ से ये वाला टी ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को जब इन्होंने लिया तो इससे आपका जो उत्पन्न हुआ वो आपका क्या होगा, टी, ठीक है। एक बड़ा टी, एक आपका स्मॉल टी, क्योंकि ये लंबा पौधा है और ये आपका छोटा पौधा है, तो इसको जो है छोटे टी से यहाँ पे यानी आपका दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले युग्मज से ये प्राप्त हुआ। दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक जो है ये वाला टी लिया, और दूसरा जो है यही वाला टी लिया, ठीक है। ये दूसरे वाला क्या टी लिया, तो ये भी जो है टी आया, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या किया कि ये वाला लिया, और जो है फिर इन्होंने ये सेकंड वाला लिया, तो इसका भी टी ऑप्शन में आया। चौथा जो आया यहाँ से, इसको ये वाला लिया, ठीक है, इसको भी 2 बार लिया और इसको भी 2 बार, तो इसका भी जो है टी यहाँ पे निष्कर्ष निकला। तो जो आपके इसमें आपका निष्कर्ष निकला, जो कि सभी लंबे पौधे और सभी बौने पौधों को यहाँ पे मिलाए, तो इसमें आपका निष्कर्ष यह निकला कि जो है ये सभी लंबे पौधे यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका एकल संस्करण में यहाँ पे मेंडल ने जो आपका यहाँ पे निष्कर्ष निकाला था कि वो जो है सभी लंबे पौधे यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से टी हो गए, ठीक है। तो एक युग्मज इसका ले लिया, एक युग्मज इसका ले लिया, और एक युग्मज इसका ले लिया, छोटा टी, ठीक है। तो ये आपका जो है एक बड़ा टी, एक छोटा टी प्राप्त हो गया। दूसरा टी ये लिया, और दूसरा फिर ये वाला लिया, तो टी हो गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हैं सभी लंबे पौधे यहाँ पे प्राप्त हुए। दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक लंबा पौधा लिया जिसके कि फंक्शन क्या थे आपके, यानी F1 आपके जो हैं टी थे, एक स्मॉल टी एक बड़ा टी,
और जो बोना पौधा था उसका भी यहाँ पे टी आपके जो है दो यहाँ पे युग्मज थे। तो इन्होंने पहले ये लिया इस टी को, तो क्या होगा, ये दोनों कैपिटल टी आएंगे, तो दोनों कैपिटल आएंगे तो ये आपका जो है लंबा पौधा यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। उसके बाद इस कैपिटल टी को लिया, इस स्मॉल टी को लिया, टी, तो ये भी आपका जो है लंबा पौधा होगा। और उसके बाद ये छोटा टी लिया, ये बड़ा वाला टी लिया, तो बड़ा टी और छोटा टी ये भी आपका जो है लंबा पौधा होगा। और उसके बाद ये छोटा टी लिया और ये छोटा टी लिया, तो ये दोनों छोटे टी होंगे, ये आपका जो है बौना पौधा यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा है ये कम से कम जो है 3 संभावनाएं ऐसी बन रही है जहाँ पे लंबा पौधा आपका प्राप्त हो रहा है, और 1 संभावना ही ऐसी बन रही है जहाँ पे बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब अगला आता है आपका अवलोकन। तो अवलोकन इसका बेसिकली जो है प्रथम संतति जो F1 है, पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हैं। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा जो आपकी F2 पीढ़ी है इसमें जो है 3/4 लंबे पौधे और 1/4 बौने पौधे थे। ठीक है, जैसा हमने अभी पढ़ा, दोनों पीढ़ियाँ पढ़ी हमने। तीसरा आता है जीनोटाइप, यानी आपका जो जीनोटाइप था, जो आपका F2 था वो आपका जो है 3:1 का था। ठीक है, यानी आपके 3 लंबे पौधे हो गए और आपके जो है एक जो है आपका छोटा पौधा यहाँ पे हो गया। ठीक है, जो आपकी दूसरी जनरेशन में था। और जीनोटाइप जो आपकी तीसरी जनरेशन थी, इसमें जो है आपका यहाँ पे एक लंबा पौधा हो गया, 2 छोटे पौधे, और आप एक फिर आपका जो है लंबा पौधा यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ये संयोजन होता है। इसमें लंबा पौधा हो गया, इसमें जो है 2 इस प्रकार के टी प्राप्त हुए और एक इस प्रकार का टी यहाँ पे तीसरे पीढ़ी में यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। तो इसके निष्कर्ष इन्होंने ये निकाले कि टी और टी जो है दोनों लंबे पौधे हैं, यानी जिसमें जो है कैपिटल टी आएगा वो आपके जो है लंबे पौधे होंगे। लेकिन अगर 2 कैपिटल टी, 2 छोटे युग्मज आते हैं, छोटे टी आते हैं, तो ये आपके जो है बौने पौधे होते हैं। अगला आता है टी जो है टी की एक प्रति जो है पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए प्रतियां आपकी टी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पौधे को अगर आपका लंबा होना है, ठीक है, तो उसमें जो है एक टी होना आवश्यक है। अगर आपका जो है एक स्मॉल टी हो, एक कैपिटल टी है, तो आपका जो है ये लंबा पौधा आपका जो है होगा। लेकिन अगर पौधा अगर छोटा होना है बौनेपन के लिए, तो पौधे के बौनेपन के लिए आपके जो है दोनों स्मॉल टी आपके होने आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा आता है द्विसंकरण, यानी द्विसंकल्पनीय द्विविकल्पीय संकरण। ठीक है, तो इसमें आपके जो है यहाँ पे मटर के 2 पौधों की जड़ी को जो है विकल्प के मध्य जो है क्रॉस कराया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला मटर का जो बीज है वो RR और YY है, दूसरा स्मॉल r और स्मॉल y यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी इन्होंने जो है इसी प्रकार से इनका जो है संकरण कराया था, जो आपकी पहली पीढ़ी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके युग्मक हो गए। ठीक है, ये RY हो गया और ये आपका जो है RY युग्मक हो गया। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, यही वाले युग्मक आएंगे RRYY। तो उसके बाद RY, तो इस प्रकार से ये RY से और ये RY से ये वाला युग्मज हुआ, ये RY से और ये RY से ये वाला युग्मज हुआ, ये RY से ये RY वाला ये युग्मज हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये RR से RY से ये वाला और RY से ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये द्वियुग्मज का सिद्धांत निकाला। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चित्र में जो है आपका क्रॉस परिमाण, जिनमें जो है 2 जोड़े विपरीत विशेषकों के भिन्न थे, और जैसे बीज का रंग है वैसी बीज की आकृति भी आपकी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आता है आपका लक्षण, जो है अपने आप को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो जो आपके लक्षण होते हैं बेसिकली कोशिका के DNA होते हैं। जीन यानी DNA की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी होती है। ठीक है, जो जीन होते हैं, और यह जो है सूचना के स्रोत होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन विभिन्न जो है लक्षणों में अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। तो जो आपके प्रोटीन होते हैं वो विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को यहाँ पे नियंत्रित करते हैं, जैसे आपके एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए। ठीक है, तो जीन टी यानी आपके जो प्रभावी लक्षण होंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो जो प्रभावी लक्षण होंगे उनमें जो है एंजाइम की दक्षता से कार्य करना होगा, पर्याप्त मात्रा में जो है हार्मोन यह बनाता है और जो है लंबे पौधे यहाँ पे निर्माण करता है। लेकिन जो जीन टी यानी जो अप्रभावी लक्षण है आपका स्मॉल टी, यह आपका एंजाइम को जो है कम दक्षता से कार्य करता है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाता है, और इससे जो है बौने पौधे आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण की बात करें तो कुछ प्राणी में जो है लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे घोंघा हो गया, जबकि दूसरे जो कुछ प्राणी होते हैं मानव में जो है लिंग
का निर्धारण यहाँ पे जो है गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जैसे आपका जो आपकी मादा होती है उसमें जो है एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जो आपका नर होता है इसमें जो है एक्स वाई गुणसूत्र आपके होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी जो है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मानव में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है कि जैसे आपका जो है पेरेंट से जो है संतान कैसी पैदा होगी। तो लैंगिक गुणसूत्र की बात करें तो नर में आपका एक्स वाई होता है और मादा में जो है एक्स एक्स गुणसूत्र आपका यहाँ पे होता है। तो जो आपका नर का अगर एक्स गुणसूत्र आता है, ठीक है, ये एक्स गुणसूत्र आ गया, और जो है मादा का भी एक्स गुणसूत्र आ गया, तो ये दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र हो जाएंगे। इसमें जो है आपकी यहाँ पे जो है मादा यहाँ पे यानी आपका जो है यहाँ पे जो बेबी होगा वह जो है लड़की यहाँ पे होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है एक्स गुणसूत्र यहाँ से आता है, एक्स गुणसूत्र आ गया और यहाँ से जो है मादा से भी एक्स गुणसूत्र आता है, तो यहाँ से भी आपका जो है यहाँ पे लड़की पैदा होती है। ठीक है, और अगर नर से जो है वाई गुणसूत्र आ गया और मादा से एक्स गुणसूत्र, तो इससे जो है आपका यहाँ पे नर यानी आपका जो है लड़का होगा। और अगर आपका जो है नर से भी वाई आ गया और मादा से एक्स गुणसूत्र, तो ये आपके जो है बेसिकली जो है यहाँ पे नर पैदा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको गुणसूत्र के फॉर्म में ये याद रखना है। जब आपका एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं इसमें आपका जो है मादा यानी आपका जो है यह लड़की का गुणसूत्र होता है, लेकिन आपका जो एक्स वाई गुणसूत्र होता है यह आपका जो है लड़के में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अगला आता है आधे बच्चे जो हैं लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो उसमें जो है एक्स गुणसूत्र जरूर होगा। ठीक है, तो वाई गुणसूत्र तो बेसिकली पिता से प्राप्त होता है, लेकिन एक्स गुणसूत्र की बात करें तो वो आपका जो है माता से प्राप्त होता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को जो है अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है उस वह लड़की होती है, और जिस बच्चे को जो है वाई गुणसूत्र आपका जो है प्राप्त होता है वो आपका जो है लड़का होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने। अगला आता है जैव विकास। तो जैव विकास की बात करें तो विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जो है जीवों में शुरू हुई, जिससे नई स्पीसीज का उद्भव हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो जैव विकास होता है, ठीक है, ये तो हमने जो है पिछले चैप्टर में भी आपको बता दिया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यह जो है निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष में जीवों से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसकी स्थिति यहाँ पे दे रखी है लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा जो है रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण। तो इन दोनों में बेसिकली क्या क्या अंतर होते हैं इनको पढ़ते हैं। तो ये लक्षण जो है जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके उपार्जित लक्षण होते हैं ये जीवों द्वारा जो है स्वयं यहाँ पे अपनाए जाते हैं। ये जो है जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं। ठीक है, तो डीएनए में ये कोई अंतर नहीं लाते हैं। अगली पीढ़ी को जो है वंशागत यानी स्थानांतरित नहीं होते हैं। ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। जैसा आपका अल्प पोषित भृंग के धार में कमी। ठीक है, तो जैसा आपका इसमें उदाहरण आ सकता है, जैसे आप संगीत सीख रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक सीख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने जो है म्यूजिक सीखा होगा तभी आप जो है जन्मजात म्यूजिक सीख के पेट से ही आए हैं। ठीक है, तो ऐसा बेसिकली नहीं होता है। ये जो है उपार्जित लक्षण कहलाता है। जैसे म्यूजिक सीखना हो गया या आपकी कोई जैसे कोई हॉबी होगी, तो ऐसा तो नहीं होता है जो पेरेंट्स की हॉबी होगी वही जो है बच्चों की हॉबी होगी। ठीक है, तो ये आपके उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो आपका पेरेंट्स में होगा वही बच्चों में होगा, तो यह आपका लक्षण जो है आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। ये जो है जनन कोशिकाओं में घटित होती हैं और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, तो ये एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो आपका जो है जैव विकास में सहायक होती है। जैसे मानव के आंखों का रंग हो गया, बालों का कलर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बेसिकली जो भी यहाँ पे गुण आते हैं, जो वैसे गुण आते हैं जो कि आपके जो है पेरेंट्स में भी होंगे और जो आपके यहाँ पे बच्चों में भी आएंगे, तो वही जो है आनुवंशिक लक्षण आपके कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है इसमें विकासीय संबंध योजना। तो देखते हैं विकासीय संबंध योजना बेसिकली क्या होती है। पहला आता है इसमें समजात अभिलक्षण। तो जो आपके समजात अभिलक्षण यानी एक जैसे अभिलक्षण होते हैं, तो विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जो है उनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है। ठीक है, तो जो आपके विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें जो है बेसिकली संरचना एक जैसी होती है, यद्यपि इन जीवों के जो है उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो बेसिकली विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, कीट वगैरह हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, सरीसृप हो गए, जल स्थलचर हो गए, स्तनधारी हो गए, तो इनकी जो है संरचना लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, कान, हाथ, नाक, मुंह, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है
यहाँ पे कान हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से खाने के लिए जो मुंह हो गया, तो ये बेसिकली एक समान होती हैं, किंतु यह जो है कशेरुकी जीवों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। तो जो भी जीव होते हैं, पक्षियों के अलग कार्य हैं, सरीसृप के अलग कार्य हैं, जल स्थल चर के अलग कार्य हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं उन सबके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन जो है उनकी संरचना एक जैसी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन आपका जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगला आता है समजात अंग, यानी जो आपके समजात अंग होते हैं यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। ये जैव विकास का प्रमाण देते हैं। तो समजात अंग की बात करें तो जैसे आपके हाथ हो गए, ठीक है। तो जो आपके हाथ होगा वो आपका जो है कोई पेरेंट्स है, ठीक है। तो किसी मानव के हाथ हैं तो उसके जो बेबी होगा उसका भी जो है यहाँ पे हाथ होगा। ऐसा तो है नहीं कि उस पर पंख निकल आएंगे, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे हाथ होंगे। तो ये आपके जो है समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है, एक जैसे अंग। तो यही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है समरूप अभिलक्षण। तो समरूप अभिलक्षण की बात करें तो वह अभिलक्षण जिसकी संरचना व संगठकों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी जो है समान नहीं होती है, किंतु कार्य यहाँ पे समान होता है, ठीक है। तो उत्पत्ति और इसमें जो है समान नहीं होती है, लेकिन कार्य समान होते हैं। जैसे आपके पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। तो जैसे आपके पक्षी के अग्रपाद होंगे, आगे के वाले पंजे हो गए, और चमगादड़ के पंजे, तो ये बेसिकली इनके कार्य जो है एक जैसे होते हैं, ठीक है। इनकी संरचना में बेसिकली जो है या संगठक में अंतर हो सकता है, लेकिन इनके जो है कार्य एक जैसे यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आता है समरूप अंग। यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको सिंपल सा है, याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका जीवाश्म। तो जीव को जो परिरक्षित अवशेष जो है जीवाश्म कहलाते हैं। तो जो आपके जीव के अवशेष मिलते हैं बेसिकली उनको जो है जीवाश्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट हो गया, गर्म मिट्टी में जो है सूखकर कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जीवाश्म कहलाता है। जैसे आपके कई जीव जंतु होते हैं जो है मिट्टी में दब जाते हैं, तो बेसिकली अगर उनको वहाँ पे खुदाई करते हैं तो जो उसके अंश मिलते हैं उन्हीं को जो है जीवाश्म कहा जाता है। तो इसके उदाहरण जैसे अमोनाइट हो गया, ये आपका जीवाश्म अकशेरुकी है। आपका जो है ट्राइलोबाइट हो गया, ये आपका जीवाश्म अकशेरुकी है। नायरिया हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है जीवाश्म मछली है। जो आपका राजोसोरस हो गया, ये आपका जो है जीवाश्म डायनासोर का कपाल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो जीवाश्म की बात करें तो खुदाई करने पर जो है पृथ्वी की सतह पर निकट वाले जीवाश्म जो है गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा जो है अधिक नए होते हैं। तो अगर आप पृथ्वी की जो है खुदाई करते हैं तो जो है अधिक निकट मिल जाएंगे, यानी जो कम गहरे होंगे वो जीवाश्म क्या होंगे, वो जीवाश्म आपके जो है नए होते हैं। लेकिन जो जीवाश्म जितने ही गहराई में मिलेंगे वो उतने पुराने जीवाश्म होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉसिल डेटिंग। तो फॉसिल डेटिंग की बात करें तो जिसमें जो है जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जो है जीवाश्मों का समय निर्धारण किया गया है। तो बेसिकली जो कोई भी जीवाश्म होता है उसकी बेसिकली जो है आयु की गणना करनी होती है कि ये एक अनुमान लगाना होता है कि ये जो है कितने वर्ष पहले यहाँ पे विद्यमान रहा होगा। तो इस प्रकार से जो आपके एक तत्व के जो है विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात होते हैं, यानी किस अनुपात में जो है इसमें कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है, किस अनुपात से जो है अन्य मात्राएं होगी। तो ये जो है जीवाश्म का समय निर्धारण इससे किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विकास एवं वर्गीकरण। तो विकास एवं वर्गीकरण दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। जीवों का वर्गीकरण जो है उनके विकास से संबंधों का प्रतिबिंब है। दूसरा आता है दो स्पीसीज के मध्य, यानी आपके जो दो जातियां होती हैं उनके मध्य अधिक जो है अभिलक्षण समान होंगे, उनका जो है संबंध उतना ही वहाँ पे निकट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उतना जो है उद्भव भी निकट अतीत यहाँ पे समान पूर्वजों से हुआ होगा। तो जितने अधिक जो है दो जीवों में समानता वहाँ पे देखने को मिलेगी उतना उनका जो है उतने निकट उनके जो है क्या होंगे, पूर्वज वहाँ पे हुए होंगे। नेक्स्ट आता है जीवों के मध्य जो है समानताएं हमें उन जीवों के एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो जीवों के मध्य अगर आपको जो है समानताएं देखने को मिलती है तो उन जीवों को बेसिकली एक समूह में आप रख सकते हैं और उनका अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जीवों के विकास एवं वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अगला आता है आपका विकास के चरण। तो विकास जो है कार्मिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। जैसा आपका आ गया योग्यता का लाभ, ठीक है। तो जैसे आँख का विकास है तो जटिल अंगों का विकास जो है डीएनए में जो है मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है। ये जो है कर्मिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है, ठीक है। तो जैसे आपका प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया में जो है अति सरल आंखें होती है, लेकिन कीटों की बात करें तो कीटों में जो है जटिल आंखें होती है, और जो मानव होता है मानव में जो है द्विनेत्री आंखें होती है, ठीक है। तो ये जो है सभी इसके जो है
उदाहरण आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है गुणता के लाभ। तो गुणता के लाभ की बात करें तो पंखों का विकास, ठीक है। जैसे आपके गुणों के लाभ की बात करें तो पंखों का विकास, तो जो आपके पंख होते हैं ये ठंडे मौसम में जो है ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। तो बेसिकली जो पंखों का जो विकास हुआ था ये ठंडे मौसम में यहाँ पे जो है अपने बॉडी को यहाँ पे गर्म रखने के लिए जो है विकसित हुए थे, लेकिन आज के समय में जो है ये उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पंखों का विकास हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है इसके उदाहरण, जो जैसे डायनासोर के पंख थे, ठीक है। तो डायनासोर के पंख थे तो पर वो क्या थे, पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे, लेकिन पक्षियों ने क्या कर दिया, पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए यहाँ पे अपनाया है, ठीक है। तो जो पक्षियाँ होती हैं वो बेसिकली पंखों से यहाँ पे उड़ती है। अगला आता है आपका, अगला है आपका मानव विकास। तो मानव का विकास बेसिकली किस प्रकार से हुआ है, तो मानव विकास के अध्ययन का जो है मुख्य साधन यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है उत्खनन। तो उत्खनन जो होता है आपका बेसिकली कहीं पे जो है खुदान वगैरह होती है, ठीक है। जो आपके कहीं जैसे प्राचीन किले हो गए वहाँ पे हो गए, तो वहाँ पे उत्खनन का कार्य होता है। तो उससे बेसिकली पता लगता है कि मानव जो है किस रूप में रहते थे, उनके जो है प्रमुख साधन यहाँ पे क्या क्या थे। दूसरा आता है समय का निर्धारण, ठीक है। तो समय का वहाँ पे निर्धारण होता है कि कितने समय से ये रह रहे होंगे, ठीक है। तो अगला आता है डीएनए अनुक्रम का निर्धारण। तो इनके जो है डीएनए का अनुक्रम का वहाँ पे निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है जीवाश्म अध्ययन, ठीक है। तो जीवाश्म अध्ययन से भी जो है मानव का विकास का अध्ययन यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मानव जो है प्राचीनतम सदस्य जो है अफ्रीका में खोजा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव की जो है प्राचीनतम सदस्य जो है कहाँ पे खोजा गया था, तो ये आपका जो है अफ्रीका मूल में खोजा गया था, ठीक है। इसके जो पहला है फिलीपींस, दूसरा है पहला जो है फिलीपींस में खोजा गया था, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 5 स्थान आपको दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न समूह जो है कभी आगे व पीछे हुए होंगे। ये समूह जो है कई बार परस्पर विलग हो गए होंगे, यानी जो आपके मानव समूह हुए होंगे ये आपके अलग हो गए होंगे, ठीक है। तो अलग हो गए होंगे तो बेसिकली अलग अलग जगहों पे स्थानांतरित हो गए होंगे। कभी जो है अलग होकर जो है विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े होंगे, ठीक है। तो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो ये जो है अलग अलग हो जाएंगे, और कुछ जो है वापस आकर यहाँ पे परस्पर मिल गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मानव की विकास का यहाँ पे जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आनुवंशिकी परिभाषाएं। तो जो आपके आनुवंशिकी में बेसिकली परिभाषाएं किस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रमुख परिभाषाएं जो हैं इनको देखते हैं। पहला आता है जीन। तो जो मेंडल ने जो है जीन को कारक और फैक्टर कहा था। तो जो आपके मेंडल वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है मटर के पौधे पे यहाँ पे सर्वप्रथम खोज की थी, तो उन्होंने बताया जो आपके जीन थे वो कारक अथवा फैक्टर हैं, जो है जीव आनुवंशिकता की इकाई होती है, ठीक है। तो जो आपकी जीन होती है ये आनुवंशिकता की इकाई होती है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आता है युग्म विकल्पी यानी अलील। तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े के युग्म जो है विकल्पी कहा जाता है। तो जो आपके कोई भी विपरीत लक्षण के संकेतक जोड़े होंगे इनको जो है विकल्पी कहा जाएगा। ये जो है एक ही जीन से थोड़ा सा भिन्न रूप में होंगे, ठीक है। तो एक ही जीन के होंगे लेकिन थोड़े जो है यहाँ पे रूप में भिन्न होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका विषम युग्मजी, ठीक है, युग्मजी, ठीक है। तो विषम युग्मजी की बात करें यानी जो है अलग अलग युग्म के हैं। तो हेट्रोजाइगस भी इसको बोला जाता है, वे जीव जिनमें जो है विपरीत विशेषज्ञों के अलील होते हैं, ठीक है। तो विपरीत विशेषज्ञों की बात करें तो जैसे मैंने आपको टीटी और टीटी वाला उदाहरण बताया था, तो ये अगर इनकी बात करें तो ये आपके जो है समान रूप से होते हैं, ठीक है। तो और जो आपके यहाँ पे टीटी हैं ये भी समान है, लेकिन एक बड़ा टी एक छोटा टी आ जाएगा तो ये आपको जो है यहाँ पे असमान अलील होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, विषम युग्मजी यही कहलाएंगे। दूसरा आता है सम युग्मजी, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रकार के युग्म यहाँ पे किस प्रकार से वे जीव जो है समान विशेषज्ञों के अलील होते हैं, ठीक है। तो समान युग्म की बात करें तो समान युग्म आपका ये हो जाएगा टीटी टीटी, ठीक है। तो ये आपका समान युग्म हो जाएगा। और विषम युग्म यानी आपका जो है ये अलग है तो ये आपका जो है विषम युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रभाविता। तो प्रभाविता की बात करें तो वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, तो जो आपका पहली पीढ़ी में प्रकट होता है वो आपका जो है प्रभाविता कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है अप्रभावी। तो अप्रभावी की बात करें तो वह जीन जो है प्रभावी जीन के समक्ष जो है प्रकट नहीं होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था ये आपका टीटी और टीटी आपके 2 जीन थे यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें जो है आपका एक टी यहाँ से लिया एक टी यहाँ से लिया, तो इनका जो प्रभावी जीन था वो आपका जो है यहाँ पे लंबा पौधा आपका जो है प्राप्त हो रहा था। तो लंबा पौधा बेसिकली इसका जीन है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रभावी जीन हो गया, लेकिन जो ये आपका स्मॉल टी है ये आपका जो है अप्रभावी जीन यहाँ पे होता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है जीनी प्रारूप। तो जीनी परिरूप यानी आपका जो है जीनोटाइप की बात करें तो जीव को जो है जीन के आधार पर प्रारूप जैसे टीटी या टीटी में जो है यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपके जीनी प्रारूप होते हैं टीटी और टीटी इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, मानव में जो आपके जीन होते हैं वो आपके जो है एक्स वाई इस प्रकार से आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दृश्य प्ररूप। तो दृश्य प्ररूप की बात करें यानी फिनोटाइप की, तो जीव की बाहरी दृश्य के आकार पर जो है आधार पर जो है प्ररूप, जैसे लंबे पौधे हो गए, बौने पौधे हो गए, तो इनको जो है दृश्य प्ररूप कह सकते हैं। यानी आप जो है देख सकते हैं जिनको, उनको जो है उसके आधार पर जो आपका प्रारूप होगा उसी को यहाँ पे जो है दृश्य प्ररूप कहते हैं। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म विकास। तो सूक्ष्म विकास की बात करें तो क्षेत्र छोटे होने वाला विकास, यानी ठीक है, तो कोई भी क्षेत्र आपका जो है यहाँ पे छोटा होगा तो वो आपका जो है सूक्ष्म विकास आपका कहलाएगा। उदाहरण के लिए भृंगों के शरीर के रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पीसीज। तो स्पीसीज की बात करें तो जनसंख्या में जो है समान जीवों का समूह जो है आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। ठीक है, तो जो आप जैसे आपकी कोई मानव हो गया, ठीक है, मानव की जाति होगी, तो वो बेसिकली जो है जनसंख्या में समान जीव होते हैं जो आपस में मिलकर जो है निषेचन की क्रिया करके यहाँ पे जो है उत्पादक जीव बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तो ये आपका जो है एक ही समान, ऐसा तो है नहीं कि ये मानव का बच्चा होगा तो ये मानव है तो मानव से जो है यहाँ पे पक्षी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो मानव जो है यहाँ पे मानव को ही जन्म देगा। ठीक है, मनुष्य को ही जन्म देगा, तो यही आपका जो है यहाँ पे स्पीसीज कहलाता है। नेक्स्ट आता है गुणसूत्र। तो धागे जैसी संरचनाएं जो आपकी कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, जिनमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है। तो गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्र में पाई जाती है और इनमें जो है कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनए। तो डीएनए की बात करें तो यह जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल